हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम बैक टू एड्यूटैप अंडर द फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज। एक ऐसी सीरीज जहां पर आप अपने सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को 25 कंसेप्ट क्लासेस के अंडर कवर कर रहे हैं और 50 प्लस मार्क्स का एम लेकर चल रहे हैं। 25 कंसेप्ट क्लासेस में 50 प्लस मार्क्स का एम यानी कि डबल बेनिफिट आप इस सीरीज के थ्रू अवेल कर चल रहे हैं। आज हम एएफएम के अंडर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को स्टडी करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइडेड है। इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्मूथ और भी ज़्यादा फ्रूटफुल बनाइए। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट क्या है और कैसे वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट एग्जिस्टेंस में आए, उसके लिए हम एक शॉर्ट एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझेंगे। हमारे एग्जाम्पल में दो पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, सप्लायर एंड अ कस्टमर। सप्लायर का नाम गीता और कस्टमर का नाम बबीता, यानी गीता बबीता की कहानी से हम समझेंगे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट क्या है। तो बीइंग अ कस्टमर, बबीता गीता के पास जाती हैं, सप्लायर के पास जाती हैं और उन्हें बोलती हैं कि मुझे 1000 रुपीज़ के गुड्स चाहिए बट क्रेडिट पर चाहिए। इस क्रेडिट का मतलब क्या है? उधार। ठीक है, कि मुझे गुड्स चाहिए, मुझे आपसे सामान चाहिए, लेकिन मेरे को सामान उधार पर चाहिए, मैं आपको पेमेंट बाद में कर दूंगी। सप्लायर ने बबीता की बात सुनी एंड शी सेड कि ठीक है, मैं आपको क्रेडिट पे गुड्स बेच दूंगी, उधार पे गुड्स दे दूंगी, बट मुझे क्रेडिट का प्रूफ चाहिए। मुझे प्रूफ चाहिए कि आप मेरी पेमेंट बाद में मुझे कर दोगे। यानी कि गीता ने गुड्स देने का प्रॉमिस कर दिया। गीता ने कहा कि मैं आपको गुड्स सप्लाई कर देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधार पे भी दे देती हूँ, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे प्रूफ चाहिए कि आप मेरी पेमेंट वापस कर दोगे। इस ट्रांजेक्शन में, अब ये ट्रांजैक्शन जो है, इस ट्रांजैक्शन में कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये ट्रांजैक्शन किस पर हो रही है? क्रेडिट पर हो रही है। यानी ये ट्रांजैक्शन किस पर हो रही है? ट्रांजैक्शन उधार पर हो रही है। क्लियर? तो प्रूफ जो कि गीता को चाहिए, वो प्रूफ क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है, यानी कि कहीं ना कहीं बबीता उसे लिखित में लिख कर देगी कि मैं आपकी पेमेंट कर दूंगी। दैट वुड एक्ट एज एन एविडेंस कि मान लो कि अगर बबीता पेमेंट नहीं करती है तो गीता के पास एटलीस्ट रिटर्न प्रूफ तो है कि उसकी पेमेंट जो है उसे मिल जाएगी। वो एविडेंस वो कहीं पर प्रेजेंट, कहीं पर शो भी कर सकती है और उसी प्रूफ को हम क्या बोलते हैं? उसी प्रूफ को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है। आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बारे में ही पढ़ेंगे। आपको समझ में आया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है और उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के समझने के लिए अगेन वही हमारे पास एग्जांपल जो चल रहा है गीता एंड बबीता वाला, जहां पर गीता ने बबीता को गुड्स उधार पर देने के लिए अग्री कर लिया और गीता ने कहा कि मुझे एक रिटर्न प्रूफ चाहिए, मुझे एक एविडेंस चाहिए। तो गीता ने बबीता को एक बिल लिख कर दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज लिख कर दिया। गीता ने अगर बिल लिखा तो गीता कौन है? ड्रॉर है उस बिल की, क्योंकि गीता ने उस बिल को लिखा है, वो ड्रॉर है। क्लियर? बबीता ने उस बिल को एक्सेप्ट किया। अब इस बिल में क्या लिखा हुआ है? इस बिल में लिखा हुआ है कि आपने मुझसे क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं और उसके बदले में जो भी एक्स अमाउंट है, आपको मुझे वो एक्स अमाउंट पे करना है, और जो भी इन दोनों पर्सन्स के बीच में टाइम पीरियड इन्वॉल्व हुआ होगा उस टाइम पीरियड को मेंशन कर दिया जाएगा। सपोजिंगली 2 महीने, तो 2 महीने बाद आपने मुझे अमाउंट ये पे करना है। बबीता के पास जैसे ही वो बिल ऑफ एक्सचेंज आया, बबीता ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद वो बिल वापस भेज दिया गीता को। एक्सेप्ट जब कर लिया तो बबीता जो है वो क्या बन गई? यहाँ पर ड्रॉई बन गई, क्योंकि उन्होंने बिल को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। अब इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट किसको मिलेगी? गीता को। तो गीता कौन है? पेई भी है। गीता ड्रॉअर भी है क्योंकि उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, और पेमेंट भी गीता को रिसीव हो रही है, इसलिए गीता क्या है? पेई भी है, बिकॉज शी इज रिसीविंग द पेमेंट। क्लियर? तो बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे यहाँ पर डेट, प्लेस लिखी हुई है, डेट लिखी हुई है, टाइम लिखा, सॉरी अमाउंट लिखा हुआ है। उसके बाद 2 मंथ्स आफ्टर द डेट, कि 2 महीने के बाद, पे टू मी और माई ऑर्डर, मुझे दे दो या फिर जिसको मैं ऑर्डर करूंगी उस पर्सन को दे देना। द सम ऑफ 4 लाख ओनली, 4 लाख रुपए देने हैं फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। स्टैंप लग जाएगी, स्टैंप लगने के साथ साथ यहाँ पर
जो हमारे केस में यहाँ पर कौन आ जाएगा, साइन कौन करके देगा इसे गीता साइन कर देगी, क्योंकि गीता इज द ड्रॉअर ऑफ द बिल। फिर जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज बबीता के पास जाएगा तो बबीता उसके ऊपर लिखेगी एक्सेप्टेड, साइन करेगी, और यहाँ पर जो नेम है वो किसका आ जाएगा, यहाँ पर नेम आ जाएगा बबीता का। क्लियर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिटन फॉर्म में लिखित जो है एक इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट करता है, और इसको कौन साइन कर रहा है, इसको मेकर, ड्रॉअर जो है वो इसको साइन कर कर चल रहा है। हमारे केस में किसने साइन किया इसे, गीता ने साइन किया। क्लियर। इसमें क्या है, इसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, इसमें बिना किसी कंडीशन के एक ऑर्डर बनाया गया है, एक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इतने टाइम पीरियड के बाद आप मुझे पेमेंट कर दोगे। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है कि आप एक सम ऑफ मनी पे करोगे, किसको पे करोगे, टू अ पर्सन पे करोगे, और कब पे करोगे, ऑन अ फिक्स फ्यूचर डेट करोगे, है ना। तो इसमें अनकंडीशनल ऑर्डर में 3 चीजों के आंसर्स हैं, व्हाट इज द ऑर्डर, एंड टू whom पेमेंट नीड्स टू बी मेड, एंड लास्ट में व्हेन इट इज टू बी मेड। ठीक है, कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है टू पे अ सम ऑफ मनी, किसको, टू अ जिसका नाम उस बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर लिखा है, और जो है कब, जब जो भी फिक्स फ्यूचर डेट है, जो भी आपस में इन दोनों की डेट डिसाइड हुई है, टाइम पीरियड डिसाइड हुआ है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज हुई, 3 पार्टीज हुई। वन इज द ड्रॉअर यानी कि गीता जिन्होंने बिल लिखा था, सेकेंड इज द ड्रॉई जिसने बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया, है ना, यानी कि हमारे केस में कौन, बबीता, और पेई जिसको पेमेंट क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। हमारे केस में पेमेंट भी किसको रिसीव हो रही थी, गीता को रिसीव हो रही थी। तो क्लियर। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है, तो 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। क्लियर। इसी तरीके से एक होते हैं प्रोमिसरी नोट। अब जहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉअर लिख रहा है यानी सप्लायर लिख रहा है, प्रोमिसरी नोट क्या है, प्रोमिसरी नोट नाम से पता चल रहा है एक प्रॉमिस किया जा रहा है ना। प्रॉमिस कौन करेगा, जिसने पैसे देने हैं, यानी कि प्रॉमिस कौन करेगा, प्रॉमिस करेगा कस्टमर। तो बबीता इस केस में क्या करेगी, खुद से प्रॉमिस करेगी कि मैं आपकी पेमेंट, जो मैंने आपसे गुड्स लिए हैं उधार पर, मैं आपकी पेमेंट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वापस कर दूंगी। तो आई प्रॉमिस दैट आई विल मेक अ पेमेंट आफ्टर, जो भी टाइम पीरियड होगा। बबीता विल राइट द बिल टू गीता, और यहाँ पर जो ड्रॉअर है वो कौन हो जाएगी, यहाँ पर ड्रॉअर बबीता खुद ही हो जाएगी। क्लियर। तो प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल सेम है, जैसे वो इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग था, ये भी इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है। वहां पर अनकंडीशनल ऑर्डर था, बिकॉज वो कौन लिख रहा था, ड्रॉअर लिख रहा था। यहाँ पर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, क्योंकि इसको कौन लिख रहा है, इसको लिख रहा है ड्रॉई, या फिर आप इसको कह सकते हो कि इसको कौन लिख रहा है, इसको कस्टमर खुद लिख कर दे रहा है, डेटर खुद लिख कर दे रहा है कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अगेन सेम, साइन बाय द मेकर, किस लिए, टू पे अ सम ऑफ मनी, किसको, टू अ सर्टेन पर्सन जिसका नाम उसके अंदर लिखा होगा, एंड व्हेन, ऑन अ फिक्स फ्यूचर डेट। जैसी बातें वहां थी सेम बातें यहाँ है, सिर्फ वो अनकंडीशनल ऑर्डर था और ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, नथिंग एल्स। क्लियर। अब इसमें पार्टीज क्या होंगी, इसमें सिर्फ 2 ही पार्टीज हैं, एक है ड्रॉअर और एक है पेई। पेई कौन है यहाँ पर, गीता, जिसको क्या हो रही है, पेमेंट रिसीव, यही बात है। और ड्रॉअर कौन है, खुद ही तो लिख के दे रही है ना बबीता, क्योंकि प्रोमिसरी नोट है। तो ड्रॉअर भी बबीता है और पेयर भी बबीता है, पैसे भी बबीता ने देने हैं, और प्रोमिसरी नोट भी किसने लिखा है, बबीता ने लिखा है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम तरीके से इनकी अकाउंटिंग की जाती है, इनमें कोई भी डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस क्या है, ये अनकंडीशनल ऑर्डर था, ये अनकंडीशनल प्रॉमिस है। यहाँ पर इसको कौन बना रहा है, इसको क्रेडिटर बना रहा है, यानी इसको किसने बनाया था, इसको गीता ने बनाया था। इसको डेटर बना रहा है, यानी इसको किसने बनाया था, बबीता ने बनाया था। क्लियर। यहाँ पर एक्सेप्टेंस जरूरी है, क्योंकि गीता ने जब बबीता को बिल ऑफ एक्सचेंज लिख कर दिया, जब तक बबीता उसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस नहीं लगाएगी तब तक कैसे प्रूव होगा कि बबीता ने पेमेंट करनी है। तो एक्सेप्टेंस की जरूरत है, लेकिन जहां पर बबीता खुद ही लिख कर दे रही है कि मुझे पेमेंट करनी है, तो वहां किसी एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज हैं, प्रोमिसरी नोट में
टू पार्टीज हैं। अगर डिसऑनर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का तो उसको नोटरी पब्लिक के पास नोट कराया जाता है, बट प्रोमिसरी नोट के केस में नोटिंग जो है वो नेसेसरी इंपॉर्टेंट नहीं। और जैसे हमने बात की थी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में अकाउंटिंग बिल्कुल सेम तरीके से की जाती है। सो दैट इज व्हाट इज इट इज रिटन अगेन। कुछ टर्म्स, कुछ ड्यू डेट के बारे में समझ लेते हैं कि देखिए जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट है वो अगर डिमांड के ऊपर पेबल नहीं है तो वो जिस दिन उसकी ड्यू डेट होगी उस दिन वो फॉल ड्यू हो जाएगा, उस दिन आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। और इसी टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है, टर्म ऑफ द बिल या फिर टेन्योर ऑफ द बिल। क्लियर। जब भी हम मेच्योरिटी डेट बिल की निकालते हैं तो उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस को क्या किया जाता है, हमेशा ऐड किया जाता है। तो मान लीजिए आपने एक बिल 1 फरवरी को कहीं पर ड्रॉ किया और उस बिल के ऊपर 4 मंथ्स का पीरियड था, ठीक है, यानी 4 मंथ्स उसका क्या था, टर्म ऑफ द बिल कह लो या फिर टेन्योर ऑफ द बिल कह लो, है ना। तो अगर 1 फरवरी को आपने कोई बिल इशू किया तो उसके बाद 4 मंथ्स काउंट करेंगे तो मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। तो आपके पास 4 जून इसकी क्या होगी, मेच्योरिटी डेट, क्योंकि 1 जून तक तो 4 मंथ्स होंगे और आप इसमें 3 डेज ग्रेस के ऐड करोगे तो कितनी डेट बन जाएगी आपकी, 4 जून बन जाएगी। हर केस में 3 डेज ऑफ ग्रेस आपको ऐड करना ही करना है। क्लियर। ये जो 3 डेज ऑफ ग्रेस है जब हम इन्हें ऐड कर देते हैं, इसके बाद जो भी ड्यू डेट हमारी एक्चुअल में बनती है, अगर वो ड्यू डेट किसी पब्लिक हॉलीडे पे आती है जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, तो उस केस में जो हमारा बिल है वो प्रीवियस डे पर जो है ड्यू हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई बिल की ड्यू डेट 26 जनवरी आ रही है तो वो बिल 25 जनवरी को ड्यू हो जाएगा, ठीक है। 15 अगस्त वाला 14 अगस्त को हो जाएगा और वहीं पर जो 2 अक्टूबर वाला है वो 1 अक्टूबर को हो जाएगा। क्लियर। बट अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे आ गई, मान लीजिए ये 4 जून को ही ना इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, इमरजेंसी हॉलीडे आ गई, तो ये बिल नेक्स्ट वर्किंग डे, मान लीजिए अगर इमरजेंसी सिर्फ 1 ही दिन के लिए हुई थी तो ये 5 को ड्यू हो जाएगा। अगर 2-3 दिन के लिए हुई थी तो 2-3 दिन के बाद जो भी वर्किंग डे होगा उस दिन ये बिल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ड्यू हो जाएगा। पब्लिक हॉलीडे के केसेस में 1 दिन पहले और इमरजेंसी हॉलीडे के केस में 1 दिन बाद, या जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा तब। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चेक की। चेक क्या है, चेक के केस में सभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाली जो कंडीशंस है वो सभी फुलफिल हो जानी चाहिए। उसके अलावा जो चेक है वो दैट इज़ पेबल ऑन डिमांड, है ना। अगर आप मान लो मेरे को किसी पर्सन ने चेक दिया और जब तक मैं उस चेक को अपने बैंक में अप्लाई नहीं करूँगी तब तक मुझे उस चेक से पेमेंट रिसीव नहीं होगी, तब तक उस चेक के अगेंस्ट मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। अगर मैं उसको घर पे रखे रखूँगी तो घर पे पड़े पड़े उससे कभी भी कैश जनरेट नहीं होगा। उसके बाद जिस बैंक का नाम उसके ऊपर लिखा होता है वही बैंक के थ्रू आपके पास पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र होकर आती है। उस चेक के ऊपर जिस पर्सन ने वो चेक इशू किया है उस पर्सन के सिग्नेचर्स उस चेक के ऊपर होते हैं और उन सिग्नेचर्स को टैली किया जाता है सो दैट चेक किया जा सके कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने ही चेक ड्रॉ किया है या किसी और ने तो नहीं कर दिया है। चेक के ऊपर एक डेट होती है और उस डेट के बाद ही वो चेक के अगेंस्ट पेमेंट जो है वो रिसीव हो सकती है। और चेक अगर फ्यूचर डेट पर ड्रॉ होगा तो उसी डेट के बाद ही उसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव होगी। जैसे मान लीजिए आपने मुझे कोई चेक प्रोवाइड किया, ठीक है, उसके ऊपर डेट डाल दिया आपने 20 मार्च, तो अगर मैं जब उसको अपने बैंक के अंदर क्लियर करवाने जाऊंगी तो अगर मैं 20 मार्च से पहले उसको अपने बैंक में लेकर जाती हूँ तो वो चेक क्लियर नहीं होगा, बिकॉज उसके ऊपर एक फ्यूचर डेट डली हुई है 20 मार्च, या 20 मार्च के बाद जब भी मैं उस बैंक में उसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव करना चाहूँगी तो मुझे उसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव हो जाएगी। चेक जो है सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर लिखा है कि चेक जो है एक ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो कि एक स्पेसिफिक बैंकर को लिखा जाता है कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन को जिसका भी नाम उस चेक के ऊपर लिखा है उसको पेमेंट कर दे। चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या फ़र्क है, चेक जो है इट इज़ ड्रॉन अपॉन द बैंक, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसी पर्सन पे ड्रॉ होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस नेसेसरी है, चेक में भी किसी एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 डेज ऑफ ग्रेस जो है वो अलाउ किए जाते हैं, जबकि चेक जो है दैट इज पेबल ऑन डिमांड, जिस दिन आप बैंक में लगाएंगे उसी दिन आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट मिल जाएगी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर स्टैंप होना जरूरी है, चेक के ऊपर किसी स्टैंप की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिसऑनर के केस में नोटिंग नेसेसरी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बट चेक में ऐसा कोई भी नोटिस जो है दैट इज नॉट
इम्पॉर्टेंट, दैट इज नॉट नेसेसरी। आगे बात करते हैं वही कस्टमर और जो सप्लायर वाला हमारा एग्जांपल चल रहा था, तो ये कौन से अकाउंट्स की कैटेगरी में आएंगे? ये दोनों ही पर्सन के जो अकाउंट्स हैं ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। सप्लायर जो है वो क्रेडिटर है, उससे फ्यूचर में मनी रिसीव हो जाएगी, उस वो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जब अपने पास रिकॉर्ड करेगा तो उसे एज अ बिल्स रिसीवेबल रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल उसके लिए क्या है? एक एसेट है। वहीं पर जो कस्टमर है वो क्या है? एक डेटर है, और वो फ्यूचर में पेमेंट कर देगा। वो इस ट्रांजेक्शन को एज अ बिल्स पेबल रिकॉर्ड कर कर चलेगा, और बिल्स पेबल उसके लिए क्या है? एक लायबिलिटी है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में जर्नल एंट्रीज किस तरीके से की जाती है। तो एक क्वेश्चन है, मिस्टर ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर ₹10,000 और उसको बी ने एक्सेप्ट कर लिया और वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया ए को। आपको एंट्रीज पास करनी है ए और बी दोनों की बुक्स में अंडर अलग अलग जो भी आपको सिचुएशन सर्कमस्टांसेस दी हुई हैं, बिकॉज जिसके पास बिल है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि वो उसके पेयर जो पेमेंट है उसको अलग अलग केसेस के अंदर जो है वो रिसीव कर सकते। तो सबसे पहला केस है कि इफ ए रिटेन्स द बिल एंड पेमेंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। अगर ए बिल को बिल्कुल ड्यू डेट तक संभाल कर रखता है, ड्यू डेट पर पेमेंट रिसीव हो जाती है, तो जर्नल एंट्री कैसे होगी? देखिए पहले हम ए की बुक्स की बात करते हैं। तो ए की बुक्स में जब बिल ड्रॉ करेगा ए, तो उस टाइम पे हमेशा एंट्री क्या करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जिस भी पर्सन को बिल्स रिसीवेबल इशू किया गया है। एसेट है, एसेट में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए बिल्स रिसीवेबल को क्या कर दिया गया है? डेबिट। और कहाँ से बिल्स रिसीवेबल आया? वो बी से आया, तो बी क्या है? गिवर है, इसलिए गिवर को क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया। क्लियर? उसके बाद जब ए को पेमेंट रिसीव होगी, पेमेंट रिसीव के टाइम पर कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा, और बिल्स रिसीवेबल जो एसेट थी ए की, वो एसेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि उसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव हो रही है, इसलिए बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्लियर? आगे बात करते हैं नेक्स्ट केस की, जब ए उस बिल को डिस्काउंट करवा रहा है बैंक से ड्यू डेट से पहले। अब देखिए क्या सिचुएशन है कि अभी हमने बात की कि ए ने बी को बिल लिख के दिया, कितने का? 10,000 का। सपोजिंगली इस ट्रांजेक्शन में 3 महीने का जो इनका टाइम पीरियड था, टर्म ऑफ बिल है वो 3 मंथ्स है, ठीक है। बट ए को 2 महीने बाद ही पैसों की जरूरत पड़ गई, तो ए अब बी से तो डिमांड कर नहीं सकता मनी, बिकॉज बी के साथ तो बात हो चुकी है, बी के साथ तो एक एग्रीमेंट हो चुका है कि 3 महीने बाद ही पेमेंट मिलेगी। तो ए ने क्या किया? ए अपने बैंक के पास गया, ए ने अपने बैंक के पास उस बिल्स रिसीवेबल को एज अ सिक्योरिटी रखा, और उस बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट बैंक से पैसे आज ही यानी 2 महीने बाद ही ले लिए। क्लियर? बैंक ने कैलकुलेशंस करी और बैंक ने उसके ऊपर कुछ चार्जेस जो है वो ए से चार्ज किए, यानी कि फुल पेमेंट नहीं की। जैसे यहाँ पर 9800 रुपीज अगर बैंक प्रोवाइड करा, तो 200 रुपीज जो बैंक ने चार्जेस लिए हैं ए से फॉर डिस्काउंटिंग द बिल, यानी फॉर प्री पेमेंट ऑफ द बिल। तो जब बिल रिसीव हुआ ए को, तो उस टाइम पर या बिल ड्रॉ किया जब, तो बी ए ने एंट्री कर दी बिल्स रिसीवेबल टू बी। ये तो अभी हम डिस्कस करके आए। अगर ए ने बिल डिस्काउंट करवाया था बैंक से, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक से पैसे आ रहे हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस, क्योंकि एक तरीके से एक नुकसान हो रहा है उसे 200 रुपीज का। एंड टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल को कैश करवाया जा रहा है। क्लियर? अब जब पेमेंट रिसीव होगी इस ट्रांजैक्शन पर, तो पेमेंट ए के पास नहीं आएगी, पेमेंट डायरेक्टली कहाँ जाएगी? पेमेंट जाएगी अब बैंक के पास। सारा का सारा अमाउंट जो बी 10,000 रुपीज पे करेगा, वो कहाँ चले जाएंगे? वो चले जाएंगे बैंक के पास। तो ए के पास इस ट्रांजेक्शन में 9800 रुपीज आ गए, और वो भी कब? जब ए को पैसों की जरूरत थी। द नेक्स्ट केस वी हैव इज कि अगर ए बिल बैंक में भेज देता है कलेक्शन के लिए। देखिए पहले हमने बात की थी बिल डिस्काउंटिंग की, जहां पर ए को पैसों की जरूरत थी तो ए ने पहले ही बैंक से पैसे ले लिए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कलेक्शन का काम कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा एडवांस मनी बैंक से नहीं ली जा रही है, तो यहाँ पर उसी वजह से कोई भी चार्जेस वगैरह एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ बैंक ऑन बिहाफ ऑफ ए पेमेंट कलेक्ट कर लेगा। तो जब बिल ड्रॉ किया तो बिल रिसीवेबल टू बी, सेम एंट्री। अगर यहाँ पर बिल सेंट आएगा, है ना, अगर बिल बैंक में भेजा गया है कलेक्शन के लिए, तो कैसी एंट्री होगी? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जब इससे पेमेंट रिसीव हो जाएगी तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये जो नया अकाउंट एक ओपन किया था बिल सेंट फॉर कलेक्शन, कि इस केस में यहाँ सेकेंड एंट्री में ओपन हुआ, और थर्ड एंट्री में इस बिल को क्या कर दिया गया? इस अकाउंट को क्या कर दिया गया? क्लोज कर दिया गया। क्लियर?
देन द लास्ट केस इज कि अगर ए बिल को एंडोर्स कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, ए ने सी के पैसे देने थे, इस बिल से ए को पेमेंट रिसीव होनी थी, बट ए ने भी तो किसी के पैसे देने थे, ए ने किसी सी पर्सन के पैसे देने थे, तो ए ने क्या किया, अपना बिल सी को दे दिया कि इस बिल के अगेंस्ट आप पेमेंट रिसीव कर लेना। तो उस केस में एंट्रीज कैसे होंगी कि जब बिल ड्रॉ किया तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल टू बी, और जब बिल एंडोर्स कर दिया सी को तो एंट्री हो जाएगी सी टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। लेकिन जब पेमेंट रिसीव होगी तो अब पेमेंट के टाइम पर एंट्री कहाँ होगी, एंट्री होगी इन बुक्स ऑफ सी। बी ए की बुक्स में यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्लियर। अब बात करें अगर हम बी की बुक्स की, तो बी की बुक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा इन सभी ट्रांजैक्शंस की वजह से, क्योंकि ये सभी ट्रांजैक्शंस कहाँ हो रही हैं, ए के एंड पे हो रही हैं। ए और बी का जो एग्रीमेंट हुआ था, इट वाज कि बी ने ए को पेमेंट करनी है ऑन द ड्यू डेट। तो जब बी ए को ड्यू डेट पर पेमेंट कर देगा, या फिर जब बिल एक्सेप्ट करेगा, जब बिल एक्सेप्ट करेगा तो एंट्री करेगा ए टू बिल्स पेबल। हमने बात की थी कि बिल्स रिसीवेबल उसके लिए होगा जिसको पेमेंट रिसीव होनी है, और बिल्स पेबल उसके लिए होगा जिसने पेमेंट पे करनी है। और जब पेमेंट कर देगा भी तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नथिंग एल्स। चारों ही केस में यही एंट्री रहेगी इन द बुक्स ऑफ बी। क्लियर। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहली टर्म है होल्डर। होल्डर वो पर्सन जिसको लीगली मनी रिसीव होनी है ऑन द ड्यू डेट, दैट इज द होल्डर। जैसे ए हमारा होल्डर था, गीता हमारे लिए क्या थी, होल्डर थी, है ना। ऐसे ही बात करते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स की। होल्डर इन ड्यू कोर्स वो होगा जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशंस क्या क्या है कि उसने बिल ऑफ एक्सचेंज को ऑब्टेन किया फॉर अ कंसिडरेशन, किसी एक्चुअल में कोई ट्रांजेक्शन हुई थी, उस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो रिसीव हुआ है। देन वो होल्डर बन गया था बिल ऑफ एक्सचेंज का बिफोर इट्स मेच्योरिटी। बिल मेच्योर होने से पहले ही उसे बिल दे दिया गया था, तो इसलिए उस टाइम पर वो उस बिल का क्या बना था, होल्डर बना था। और उसके पास कोई भी रीजन नहीं है इस बात को बिलीव करने का कि टाइटल जो भी उसे मिला है होल्डर का, उसमें कोई भी डिफेक्ट एग्जिस्ट करता है, उसमें कोई भी धोखाधड़ी है, उसमें कोई भी फ्रॉडलेंट इन्फॉर्मेशन या फ्रॉडलेंट केस एग्जिस्ट करता है, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है। जैसे सी को एंडोर्स किया गया था बिल, तो सी के पास वैल्यूएबल कंसिडरेशन के अगेंस्ट उसे बिल मिला था, मेच्योरिटी से पहले मिल गया था, और उसके पास भी कोई कॉज नहीं था बिलीव करने का। तो सी कौन था, सी होल्डर इन ड्यू कोर्स था। क्लियर। आगे बात करते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में तो सिंपल सा सिनेरियो है कि आपने अपने बैंक को बिल दे दिया है कि आप मेरे बिहाफ पर पेमेंट ले लेना, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैंक आपके बिहाफ पर पेमेंट क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। दैट इज बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। देन कम्स ऑनरिंग ऑफ द बिल। ऑनरिंग ऑफ द बिल का मतलब क्या होता है कि जब भी ड्रॉई अमाउंट ड्यू डेट पर पे कर देगा, जब ड्रॉई ने एक्चुअल जो भी मैच्योरिटी डेट थी उस पर अमाउंट पे कर दिया, तो यानी बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया, बिल क्या हो गया, मीट हो गया, बस और कुछ नहीं। देन डिसऑनर ऑफ द बिल। डिसऑनर का मतलब, देखिए जब मान लीजिए जिस पर्सन ने पेमेंट करनी है, जैसे हमारे केस में जो ए और बी वाला क्वेश्चन था, तो अगर बी पेमेंट करने से मना कर देता है, या फिर बी कैपेसिटी में नहीं है कि वो मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट कर पाए, तो बी जब मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट या ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो उस केस में उस बिल को क्या माना जाएगा कि वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है। अब उस बिल से पेमेंट रिसीव नहीं होगी। क्लियर। एक और टर्म थी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। हमने क्वेश्चन में भी इस टर्म को डिस्कस किया था। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या है कि मान लीजिए जिसके पास बिल है उसको पहले ही पैसों की जरूरत पड़ गई है मैच्योरिटी डेट से पहले, तो वो बैंक में बिल को रखकर उसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव कर लेता है, और उस बिल को क्या बोल देते हैं हम, बिल क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। बिल को बैंक से क्या करवा लिया गया है, डिस्काउंट करवा लिया गया है। देन इज एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। एंडोर्समेंट मतलब ट्रांसफर। जैसे ए ने सी को बिल दे दिया था, उसको क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट बोलते हैं। बिल को क्या कर दिया गया है, एक पर्सन से किसी और पर्सन के पास भेज दिया गया है। रिटायरमेंट ऑफ द बिल। रिटायरमेंट ऑफ द बिल का मतलब क्या है, जैसे ए और बी वाले क्वेश्चन में बी के साथ 3 मंथ्स की बात हुई थी, लेकिन बी के पास पैसे पड़े हैं, बी ने 2.5 मंथ्स के बाद बोला कि आप मुझसे पेमेंट ले लो, तो यानी कि बिल जो है वो पहले ही पे कर दिया गया उसके अगेंस्ट पेमेंट। बिल को अगर पहले एडवांस में पे कर दिया गया है तो उसे क्या बोला जाता है, रिटायरमेंट ऑफ द बिल। बिल क्या हो गया है, रिटायर हो गया। देन रिन्यूअल ऑफ द बिल। मान लीजिए 3 महीने बाद
बी जो है वो पेमेंट करने की कैपेसिटी में नहीं है, या 3 महीने से कुछ दिन पहले बी ने ए को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास अभी मनी नहीं है, आप क्या कीजिए, आप एक नया बिल बना दीजिए और उसमें 1 महीने की डेट डाल दीजिए, मैं 1 महीने तक आपको पेमेंट कर दूंगा, ताकि कोई भी लीगल लायबिलिटी बी के ऊपर एग्जिस्ट ना करे। बी ने ऐसा इसलिए करा। तो बी ने जब ए को रिक्वेस्ट करी, ए ने अग्री कर लिया और ए ने एक फ्रेश बिल उसे इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो क्या होगा, रिन्यूअल ऑफ द बिल होगा। और इस फ्रेश बिल में इंटरेस्ट जो है वो साथ में कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ए को नुकसान हो रहा है तो ए उसमें कुछ इंटरेस्ट जो है वो उसके अगेंस्ट चार्ज करेगा। क्लियर। देन इज एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल क्या होता है, म्यूचुअल हेल्प के लिए ना बिल ड्रॉ किया जाता है। जैसे मान लीजिए 2 पर्सन है, पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, ठीक है, कोई सेल नहीं, कोई परचेज नहीं। पी को पैसों की जरूरत थी, पी और क्यू फ्रेंड्स हैं, तो पी ने क्यू को क्या बोला कि मैं तुम्हें एक BR लिख के देता हूँ, बिल्स रिसीवेबल, तुम उसे एक्सेप्ट कर लो। क्लियर। और उस बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट मैं आज ही बैंक से क्या ले लेता हूँ, पैसे ले लेता हूँ, बिल डिस्काउंट करवा कर पेमेंट रिसीव कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। जब उस पेमेंट की ड्यू डेट आएगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट करवा देना, सो दैट हमारी ट्रांजैक्शन सेटल हो जाए। तो ये झूठ मूठ का बिल बनाया गया। ये बिल जो है नकली है, किसी कंसिडरेशन, वैल्यूएबल कंसिडरेशन के अगेंस्ट बिल नहीं बनाया है। यहाँ पर जो पी है उसको मनी की जरूरत थी, इसलिए उसने ऐसा बिल इशू किया है, तो इसको क्या बोला जाएगा, एकोमोडेशन बिल बोला जाएगा। क्लियर। द ओनली पर्पज ऑफ एकोमोडेशन बिल इज म्यूचुअल हेल्प या फिर नीड ऑफ मनी। देन इज नोटरी पब्लिक, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। नोटरी पब्लिक क्या है, नोटरी पब्लिक एक ऐसा ऑफिसर है गवर्नमेंट का जो कि जो भी हमारे पास, अगर हमारे पास कोई बिल डिसऑनर हो जाता है, हमने अभी बात की कि पर्सन पेमेंट नहीं कर पाता है, तो जिसके पास इस सारी इन्फॉर्मेशन को लिखवाया जाता है, जिसके पास इस सारे इन्फॉर्मेशन को बताया जाता है, वो पर्सन क्या है, नोटरी पब्लिक है। नोटिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए जब बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर होने पर उस बिल को नोटरी पब्लिक को दिखाया गया, नोटरी पब्लिक को प्रेजेंट किया गया, ताकि वो नेसेसरी एंट्रीज कर सके उस बिल के अगेंस्ट, और उसके अगेंस्ट एक जो भी लीगल एक्शन है वो ले सके, तो उसे क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, नोटिंग बोला जाता है। और प्रोटेस्ट क्या है कि जब बिल डिसऑनर हो गया तो उस डिसऑनर की इन्फॉर्मेशन जब नोटरी पब्लिक को दी जाती है और नोटरी पब्लिक उसके अगेंस्ट आपको एक सर्टिफिकेट इशू करके देता है, तो सर्टिफिकेट इशू करना क्या है, प्रोटेस्ट है। एंड द लास्ट 2 टर्म्स आर नोटिंग चार्जेस एंड रिबेट। नोटिंग चार्जेस, जब नोटरी पब्लिक डिसऑनर को लिखने के पैसे लेता है तो उन पैसों को, उन चार्जेस को क्या कहा जाता है, नोटिंग चार्जेस। और रिबेट का मतलब क्या है कि जब बिल ड्यू डेट से पहले विड्रॉ हो जाता है ना, हमने बात की थी कि ड्यू डेट से पहले बिल जब पेमेंट कर दी जाती है तो उसको बोल देते हैं हम बिल रिटायर हो गया, या हम फिर रिटायरमेंट ऑफ द बिल बोल देते हैं। तो जब अगर आपको टाइम से पहले पेमेंट मिल गई है तो आप कुछ ना कुछ उसे पर्सन को छूट दे देते हो, कुछ पैसों की आप रियायत कर देते हो, तो वो जो आप छूट दे देते हो उसको क्या बोला जाता है, उसे रिबेट वर्ड बोला जाता है, कि आपने उस बिल के अगेंस्ट, डिस्काउंट नहीं बोलेंगे उसे बोला जाएगा कि आपने छूट दे दिया उस बिल पे, तो वो क्या होती है, रिबेट होती है। क्लियर। आज के टॉपिक को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आर ड्रॉज अ बिल फॉर ₹80,000 ऑन एस फॉर 3 months, और 1 महीने के बाद आर ने बिल को डिस्काउंट करवा लिया 12% पे। मेच्योरिटी पे बिल डिसऑनर हो गया और बैंक को 500 नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े, क्योंकि जो बिल है वो किसके पास था, मेच्योरिटी के टाइम पे बैंक के पास था। आर ने तो पहले डिस्काउंट करा लिया उसे। जब बैंक के पास था तो बैंक ने जैसे ही बिल की पेमेंट रिसीव होनी थी उसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव हुई नहीं, पेमेंट रिसीव नहीं हुई तो बैंक ने उसे क्या कर दिया, नोटरी पब्लिक के पास उससे जाकर मेंशन करवा दिया, तो 500 नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े। अब इस कंडीशन में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, बैंक बियर करेगा, एस जो है वो आर को पैसे देगा, या आर जो है वो बैंक को पैसे देगा, बिल के भी और नोटिंग चार्जेस के भी, और जो बिल अमाउंट है वो डिस्काउंट से रिड्यूस हो जाएगा। इसमें से कौन सी सिचुएशन जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। कि देखिए, बिल आर के पास था, आर गया था बैंक के पास बिल डिस्काउंट कराने के लिए, ऑल दो पेमेंट डिफॉल्ट एस का है, बट ट्रांजैक्शन बैंक के साथ किसकी हुई हुई है, आर की। बैंक एस को तो नहीं जानता ना, तो ट्रांजैक्शन जब बैंक के साथ आर की हुई है तो आर बैंक को पैसे भी देगा,
क्योंकि उसने एडवांस में अमाउंट ले रखा है उससे डिस्काउंट करवा कर, और नोटिंग चार्जेस भी पे करेगा। ऑल्दो बाद में RS से उससे लेता रहे वो एक अलग चीज़ है, बट बैंक को कौन पेमेंट करेगा, तो बैंक को R पेमेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अकोमोडेशन बिल इज ड्रॉन विदाउट कंसिडरेशन, तो सही बात है कि अकोमोडेशन बिल जो है उसके अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, उसमें झूठ मूठ का बिल बनाया जाता है। इन केस ऑफ डिसऑनर नोटिंग चार्जेस आर अल्टीमेटली बॉर्न बाय द एक्सेप्टर, अगर डिसऑनर हो जाएगा तो नोटिंग चार्जेस जो हैं वो एक्सेप्टर, हाँ बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्टर ही उसे बियर करेगा। डेज ऑफ ग्रेस, क्योंकि डिसऑनर किसकी वजह से हुआ, एक्सेप्टर की वजह से हुआ, तो बियर भी कौन करेगा एट द एंड, एक्सेप्टर ही करेगा। डेज ऑफ ग्रेस आर अलाउड ओनली फॉर बिल्स पेबल आफ्टर साइट, और नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हर बिल के अंदर डेज ऑफ ग्रेस जो है वो अलाउ किए जाते हैं, यानी फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो आपके लिए क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी, ए ने उसको सी को इंडोर्स कर दिया, सी ने आगे डी को इंडोर्स कर दिया, और बिल जो है वो मेच्योरिटी पे डिसऑनर हो गया। अब डी कहाँ कहाँ से अमाउंट रिकवर कर सकता है, तो देखिए जब ये बिल डिसऑनर हुआ ए से बी को, ठीक है, फिर ए ने आगे सी को दे दिया, सी ने आगे डी को दे दिया, तो इस केस में ए जो है वो सबसे पैसे रिकवर, सॉरी, अगर डी के पास बिल था और डी के पास बिल आने पर बिल डिसऑनर हो गया है, तो डी इन सभी लोगों से पैसे जो है वो रिकवर कर सकता है। तो डी इज हैविंग द अथॉरिटी कि जो भी प्रीवियस इस बिल के जो भी ओनर्स थे उन सबसे वो पैसे रिकवर कर सकता है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी, ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स एंड वाई ड्रॉ अकोमोडेशन बिल ऑफ 50,000 टू हेल्प ईच अदर, अकोमोडेशन बिल ड्रॉ किया एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। एक्स ने बिल डिस्काउंट करवाया मेच्योरिटी पे और वाई ने पेमेंट कर दी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि कंप्लीट बिल की लायबिलिटी कौन पे करेगा, एक्स बियर करेगा, वाई बियर करेगा, बैंक बियर करेगा, या एक्स और वाई दोनों एज द एग्रीमेंट बियर करेंगे, तो इट विल बी शेयर्ड बाय एक्स एंड वाई एज पर द एग्रीमेंट, क्योंकि दोनों ने ही पैसे लिए हैं फॉर म्यूचुअल हेल्प टू ईच अदर, है ना, एक दोनों को ही पैसों की जरूरत थी, तो लायबिलिटी भी दोनों आपस में डिवाइड करेंगे, जो भी उनका एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। कुछ आपको बिल के टाइप्स दिए हैं, तो आपको बताना है कि ये कौन से जो हैं वो बिल्स एग्जिस्ट होते हैं। अकोमोडेशन बिल क्या होते हैं, एक ऐसे बिल जो कि विदाउट ट्रांजैक्शन होते हैं, तो विदाउट ट्रेड ट्रांजैक्शन जो बिल होंगे वो अकोमोडेशन बिल होंगे। देन टाइम बिल वो होंगे जो एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद पे किए जाएंगे। डिमांड बिल जो डिमांड पर पे किए जाएंगे, यानी कि इमीडिएटली पे किए जाएंगे। और आफ्टर साइट बिल, यानी कि जब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से मेच्योरिटी कैलकुलेट की जाएगी तो वो बिल आफ्टर साइट होंगे, तो ऑप्शन ए जो है वो इस केस में करेक्ट आंसर होगा। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए एड्यूटैप ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं। आई विल गिव यू अ क्विक वॉक थ्रू ऑफ दोज कोर्सेज। आप एड्यूटैप की वेबसाइट पर जाएंगे, जैब कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यू विल फाइंड ऑल द कोर्सेज रिलेटेड टू जैब, जहां पर जैब का कंप्लीट फुल पैकेज मास्टर कोर्स है, आप उसमें खुद को एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें आप अपने सिलेबस को बारीकी से कवर कर सकते हैं। लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, साथ ही साथ कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हैं ही हैं, और एग्जाम प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। अगर आप हम फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 इस टाइम पर चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें आप लाइव बेसिस पर पढ़ाई कर साथ साथ डाउट्स लेकर अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। इस कोर्स में आपको फोर्टनाइट बेसिस पर मेंटर टॉक, स्ट्रैटेजी कॉल्स, डिस्कशन फोरम, इस तरह के ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है बट आपको सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करनी है, तो आप उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप हमारे टीचिंग स्टाइल को देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए 3 आवर्स का एक ट्रायल कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आप you'll be able to find out कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। 1 रुपये में आपको एक कोर्स मिल जाएगा। और जब भी आप इन कोर्सेज के लिए खुद को एनरोल करेंगे तो उस टाइम का प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो पाए। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन राइट डाउन एंड आस्क मी बाय राइटिंग डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लस यू कैन कॉल अस और ईमेल अस at hello@edutap.co.in। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड बाय बाय।